नमस्कार सभी दोस्तों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी साथियों को राम राम। दोस्तों, उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी साथियों का फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान राज्य का जो इतिहास विषय है उस राजस्थान राज्य के इतिहास में मित्रों चौहान राजवंश के ऊपर दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे। और चौहानों में दोस्तों कल अपन ने शुरुआत की थी, बताओ कहां के चौहानों की? रणथंबोर के चौहान वंश की अपन ने शुरुआत की थी। मित्रों, जो रणथंबोर का चौहान वंश है उस रणथंबोर के चौहान वंश के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी और देखा था कि जो रणथंबोर का चौहान राजवंश है उस रणथंबोर में चौहान राजवंश उसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी? 1194 ईस्वी में रणथंबोर में इसकी नींव डाली जाती है गोविंद राज के द्वारा। और मित्रों, गोविंद राज के बाद में कल की क्लास में अपन ने चर्चा की थी पहलादन, वल्लन पहलादन। इसके बाद में वीर नारायण शासक बना जिसके काल में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। वीर नारायण के बाद में वाग्भट जो है उसने दोबारा से चौहान वंश की नींव डाली रणथंबोर पर अधिकार करके। फिर अपन ने देखा था कि जय सीमा जिसे जैत्र सिंह भी कहते हैं, और उसके बाद दोस्तों अपन ने चर्चा की थी हमीर देव चौहान के बारे में। और मित्रों, हमीर देव चौहान के बारे में अपन ने दोस्तों चर्चा की थी, और हमीर देव चौहान की साधारण जानकारी के बारे में दोस्तों अपन ने चर्चा की। और साधारण जानकारी चर्चा करने के बाद में अपन ने हमीर देव चौहान का संबंध बताओ कहां से देखा था? दिल्ली के साथ अपना हमीर देव चौहान का संबंध देखा था। दिल्ली के साथ अपन ने देखा दोस्तों 1290 से 1296 ईस्वी तक दिल्ली का जो शासक था उस दिल्ली के शासक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी और हमीर के बीच में क्या क्या संबंध था ये देखा था। हमीर देव चौहान ने सबसे पहला आक्रमण कहां पर किया था? भीमरस के अर्जुन देव पर। मेवाड़ के सामन देव को आप पराजित किया। और नीचे अपन ने देखा था कि आबू, और आबू में जो था उसका नाम था प्रताप सिंह, जो अपने गुजरात के शासक सारंग बागेला का सामंत था, उसको भी अपन ने पराजित करके मित्रों चारों तरफ अपन ने इस हमीर देव चौहान ने अपनी विजय पताका का परचम लहराया था। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के साथ अपन ने देखा जलालुद्दीन खिलजी 2 आक्रमण करता है हमीर देव चौहान पर। क्यों करता है आक्रमण? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक था। और साम्राज्यवादी विस्तार नीति का अर्थ क्या होता है? वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जब वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है तो उसको रणथंबोर पर 2 लगातार आक्रमण 1290 और 1292 ईस्वी में आक्रमण हुए थे, लेकिन दोनों ही बार दोस्तों ये पराजित होता है, दोनों ही बार ये असफल रहता है। और जब हमीर देव चौहान के खिलाफ दोनों आक्रमणों में असफल हुआ तब जलालुद्दीन खिलजी यानी जेके है उसने कथन कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किसके बारे में कहा था? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा। दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, उस भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जब इसका चाचा लगातार 2 बार पराजित हो जाता है तो भतीजा आता है और चाचा की मृत्यु कर देता है, चाचा की हत्या कर देता है। और चाचा की हत्या करके मित्रों 1296 ईस्वी से लगा के 1316 ईस्वी तक के दिल्ली का जो शासक बन जाता है मित्रों अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। यहां से पहले तक का जो भी घटनाक्रम था वो मित्रों अपन पढ़ चुके हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को पढ़ते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों देखिएगा, इधर जो अपना शासक है रणथंबोर में, इधर शासक है हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान जो है दोस्तों, इस हमीर देव चौहान का जो शासन काल है वो हमीर देव चौहान का शासन काल बताओ कब से कब तक है? हमीर देव चौहान का जो शासन काल है वो 1282 ईस्वी से लगा करके 1301 ईस्वी तक है। जबकि दोस्तों इधर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली का जो शासक है उस दिल्ली के शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के शासक का नाम बताओ कौन सा खिलजी है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसे मैं बार बार अलाउद्दीन खिलजी नहीं बोल करके शॉर्ट में क्या बोल दूंगा? एके। और एके का जो शासन काल है मित्रों 1296 ईस्वी से लगा करके 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया था। मित्रों एके का संबंध अगर रणथंबोर के साथ अथवा हमीर के साथ देखा जाए तो मित्रों संबंध खराब ही है। खराब होने के प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहला कारण देखना,
सबसे पहला कारण अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच जो संबंध है, उन संबंधों के बारे में मैं अगर चर्चा करूं तो संबंधों में मित्रों पहला संबंध अपने को पता होना चाहिए कि हमीर देव चौहान ने राज कर देना बंद कर दिया। हमीर चौहान ने राज कर बंद किया। मित्रों, राज कर बंद किया, इसका अर्थ क्या है? राजकर क्या होता है? राजकर का अर्थ होता दोस्तों, जो दिल्ली का शासक होता था, दिल्ली सल्तनत का जो भी राजा होगा, वो छोटे छोटे राजाओं से, छोटे छोटे राज्यों से दोस्तों चौथ वसूली करता था, छोटे छोटे राजाओं से कर लेता था ताकि वो अपना राज्य चला सके। नहीं, अगर कोई कर नहीं देता तो दिल्ली का सुल्तान उस राज्य पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लेता। इस कारण छोटे मोटे जो भी रियासतें हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे, वो अपना साम्राज्य चैन से चला पाए, इसलिए दिल्ली के शासक को चौथ या हफ्ता भेजा करते थे, कर भेजा करते थे। उसी कर को राज कर कहते हैं। वो राज कर देना हमीर देव चौहान ने बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मनाने का प्रयास किया, बोला हमीर राज कर दे दे, लेकिन आपको पता है कि इतिहास का सबसे हट्टी शासक, इतिहास का सबसे जिद्दी शासक कहा जाता है हमीर हट तिलिया तेल चढ़े ना दोबारा, यानी इतिहास का सबसे जिद्दी शासक जो है हमीर देव चौहान है। वो एक बार अपने लिए गए फैसले के बाद बदलना नहीं जानता था। इस कारण हमीर का पहला कदम, जिसका राज कर बंद का कदम जो था, इससे अलाउद्दीन खिलजी मित्रों बड़ा नाराज होता है। मित्रों, दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या था? हमीर देव चौहान ने मुहम्मद शाह और कैमरू को शरण दे रखी है। मित्रों, हमीर देव चौहान जो है, इसने मुहम्मद शाह, कैमरू, इल्चुक, ये तीन व्यक्ति है, मुहम्मद शाह, कैमरू व इल्चुक को शरण। मित्रों, ये कौन है मुहम्मद शाह, कैमरू व इल्चुक, और इनको शरण क्यों दे रखी है? देखिएगा दोस्तों, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यता है। अगर मैं बात करूं हमीर हट ग्रंथ के अनुसार, और हमीर हट जो ग्रंथ लिखा था दोस्तों, वो चंद्रशेखर ने लिखा था। दोस्तों, अगर मैं हमीर हट ग्रंथ के अनुसार में बात करूं तो हमीर हट जो है वो बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चार प्रमुख सैनिकों को, एक का नाम था उल्गू खां, एक का नाम था नुसरत खां, एक का नाम था मुहम्मद शाह, और एक का नाम था कैमरू। मित्रों, इस हमीर हट ग्रंथ यानी चंद्रशेखर आजाद के अनुसार ये चार सेनापतियों के नेतृत्व में दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजता है गुजरात। और गुजरात के पास में मित्रों इन्होंने कहा, गुजरात सेना क्यों भेजता है? गुजरात में एक स्थान पड़ता है मंगरोल। दोस्तों, मंगरोल स्थान राजस्थान में 12 जिले में पड़ता है, जबकि मंगरोल स्थान गुजरात में पड़ता है। मित्रों, उस मंगरोल नामक स्थान पर दोस्तों इन चारों के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी लूटपाट के लिए सेना भेजता है। मित्रों, प्राचीन समय में ऐसी भी कई घटनाएं होती थी जब राजाओं को काफी मात्रा में धन की आवश्यकता होती तो राजा महाराजा क्या करते थे कि जो कमजोर राज्य होता था उस राज्य में अपनी सेना भेज करके लूटपाट करते और वहां से वो धन राशि एकत्रित किया करते थे। यही योजना अलाउद्दीन खिलजी बना रहा है और अलाउद्दीन खिलजी इनके नेतृत्व में गुजरात में मित्रों एक स्थान पड़ता, उस स्थान का नाम है मंगरोल। और मंगरोल जो है यहां पर मंगरोल में अपनी सेना को लूटपाट के लिए भेजता है। चारों सैनिक सेना लेकर के, चारों सेनापति सेना लेकर के दोस्तों मंगरोल 12 पहुंच जाते हैं। और जब मंगरोल 12 पहुंच जाते हैं तो मंगरोल 12 में दोस्तों ये धन लूटपाट करते हैं और वहां की गुजरात में लूटपाट मचा करके काफी भारी मात्रा में दोस्तों ये धन राशि एकत्रित करते हैं। दोस्तों, ये धनराशि एकत्रित करके वापस दिल्ली लौट रहे होते हैं। रास्ते में दोस्तों इनके बीच धन बंटवारे को लेकर के विवाद हो जाता है। मित्रों, धन बांटेंगे कितने लोग? 5 लोग, क्योंकि एक तो एके और 4 ये। उल्गू खां ने कहा कि आप मेरा 1/5 हिस्सा दे दीजिए। मित्रों, रास्ते में इन्होंने मुहम्मद शाह और कैमरू ने धनराशि देने से मना कर दिया। यानी आप सीधा सा कह सकते हैं कि गुजरात में लूटा गया धन के बंटवारे को लेकर के
अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायकों के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है और मित्रों ये लूटा हुआ धन मोहम्मद शाह, केमरू और इल्तुक लेकर के सीधा किसकी शरण में आ जाते हैं? हमीर देव चौहान की शरण में। यानी लूटा हुआ धन लेकर आ जाते हैं। उल्गू खां दिल्ली पहुंचकर इस बात की सूचना अलाउद्दीन खिलजी को देता है कि गुजरात में लूटपाट से मिला पैसा तो अपने मोहम्मद शाह और केमरू लेकर के हमीर देव चौहान की शरण में चले गए हैं। इस बात से मित्रों अलाउद्दीन खिलजी बड़ा नाराज होता है और अलाउद्दीन खिलजी अपने धन को, लूटपाट में पाए गए धन को वापस लाने के लिए यह मोहम्मद शाह और केमरू को जिंदा पकड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों मोहम्मद शाह और केमरू आपको पता है किसकी शरण में बैठे हैं? हमीर देव चौहान की शरण में बैठे हैं। इस अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के पास संदेश भिजवाया कि तेरी शरण में जो आए हैं वो मंगरोल विद्रोही है। मंगरोल विद्रोही का अर्थ है मंगरोल अभियान में इन्होंने विद्रोह कर दिया है, लूटपाट का पैसा लेके आपके पास आ गए हैं और उनको मैं हर हाल में पाना चाहता हूं। मित्रों हमीर देव चौहान ने इनको कहा कि मेरी शरण में जो आया है उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मित्रों राजस्थान में राजपूत राजाओं की यही तो सबसे बड़ी खास बात थी कि शरणम गतम मर्त्युतम शरणम इच्छानामी, यानी जब तक कोई शरण में आया है उसको मरते दम तक शरण दे रखेंगे, किसी को सुपुर्द नहीं करेंगे। ये राजपूत राजाओं की दोस्तों नीति हुआ करती थी। कोई भी शरण में आया है, अगर दुश्मन भी शरण में आया है तो मरते दम तक दोस्तों इनको दुश्मन को नहीं लौटाएंगे, उसके जीवन की रक्षा करेंगे। ये राजपूत राजाओं की नीति थी। शुरुआत से ही जब से अपना कोई सा भी वंश हो राजपूतों का, उस राजपूत वंश की जब तक नींव पड़ी थी, राजपूत वंश के साथ साथ जाट राजवंश और अन्य राजवंश यानी राजपूताना के सभी राजाओं की ऐसी ही नीति थी। और इस नीति को अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम शरण वाले जो राजा है यानी जो शरणम गच्छामी यानी जो आपकी शरण में आया है उसकी रक्षा करने का जो कर्तव्य है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, यह सिद्धांत राजपूताना के राजाओं का था। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम तोड़ा किसने? तो मित्रों आपका उत्तर होगा जयपुर का राजा था सवाई प्रताप सिंह। इस शरण में आए हुओं की मृत्युदम तक रक्षा करने का जो राजपूताना के राजाओं का सिद्धांत था, उसकी अवहेलना सबसे पहले सवाई प्रताप सिंह ने की थी। मित्रों याद करना, सवाई प्रताप सिंह जब अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कंधार का नवाब वजीर अली खां, कंधार का नवाब वजीर अली खां जब गोरों के विरुद्ध अभियान छेड़ता है तब गोरों ने उसको धरपकड़ का प्रयास किया और वो वजीर अली खां भाग करके जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह की शरण में आया था। लेकिन जब गोरों ने मित्रों सवाई प्रताप सिंह पर दबाव बनाया तो मित्रों उसने इस वजीर अली खां के साथ धोखा करते हुए वजीर अली खां को अंग्रेजों को गिरफ्तार करवा दिया था। यह राजपूताना के इतिहास की पहली घटना घटित हुई थी जहां पर शरण में आए हुए व्यक्ति के साथ में मरते दम तक रक्षा नहीं की थी। बाकी चाहे कोई सा भी राजपूताना का राजा हो, चाहे जाट रियासत का हो, चाहे मुस्लिम रियासत का हो, हर रियासत का यही सिद्धांत था, चाहे राजपूत रियासत का हो, कि जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना। और उसी सिद्धांत को हमीर मान रहा है। मोहम्मद शाह और केमरू हमीर की शरण में आए हैं तो इन्होंने अलाउद्दीन के कह दिया कि हम आपको इनको लौटा नहीं सकते। तीसरी बात मित्रों, अधिकांश इतिहासकार नयन चंद्र सूरी, इसके अलावा भी हमीर रायण जो ग्रंथ है वो ग्रंथ भी कई इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी, उस खिलजी की पत्नी का नाम था मित्रों चिमना। बताओ उसका नाम क्या था? चिमना। इसको मराठा बेगम भी कहते। इसको बताओ कौन सी बेगम भी कहते? मराठा बेगम। चिमना अथवा जो मराठा बेगम है, उस चिमना अथवा मराठा बेगम से प्रेम करता है मोहम्मद शाह। यानी मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में मित्रों प्रेम प्रसंग था और इस प्रेम प्रसंग का भंडाफोड़ अलाउद्दीन खिलजी के पास हो जाता है। निश्चित है दोस्तों प्रेम प्रसंग का एक दिन तो भंडाफोड़ होना तय है और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना नायक है मोहम्मद शाह, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है अलाउद्दीन की पत्नी चिमना के साथ। और इस बात की सूचना जब अलाउद्दीन को लगती है तो मित्रों वो गुस्से से तिलमिला उठता है, गुस्से से लाल पीला होता है और अपने पत्नी के प्रेमी को मार करके मित्रों उससे बदला लेना चाहता है। मित्रों
अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की सूचना लगते ही अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को मारने की योजना बना रहा है, और जो मारने की योजना बना रहा है उस योजना की सूचना चिमना को लगती है। चिमना को क्या बात पता लगती है? चिमना को इस बात की सूचना लगती है कि अलाउद्दीन खिलजी तो मोहम्मद शाह को जान से मारने की योजना बना रहा है। दोस्तों, यह बात तुरंत चिमना ने इस मोहम्मद शाह को बताई कि मोहम्मद शाह, तेरा काम तमाम होने वाला है। प्रेम प्रसंग का भंडाफाड़ हो गया है, प्रेम पत्र पकड़ा गया है। तू तेरी अगर जीवन की रक्षा चाहता है तो दिल्ली से फरार हो जा। और मित्रों, कई इतिहासकारों की माने तो मोहम्मद शाह को जब इस बात की पता लगी कि अलाउद्दीन मुझे मारना चाहता है, तो मित्रों ये मंडोर सुपरफास्ट पकड़ करके सीधा का सीधा बताओ किसके शरण में आ जाता है? हमीर देव चौहान। पहला कारण, हमीर देव चौहान ने राज कर देना बंद कर दिया, इस कारण रिश्ते खराब हुए। दूसरा कारण, मंगरोल विद्रोहियों को शरण दी। तीसरा कारण, मोहम्मद शाह के अपने इनके प्रेमी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के प्रेमी को शरण दी। और चौथा और मुख्य कारण मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हमीर ने 2 बार पराजित किया था, उन पराजयों का बदला लेना चाहता है। इन उपरोक्त सभी कारणों के कारण मित्रों अलाउद्दीन खिलजी जो है हमीर देव चौहान पर आक्रमण करता है। और जो पहला आक्रमण करता है मित्रों, वो बताओ कौन से ईस्वी में करता है? 1299 ईस्वी में। और जो दूसरा आक्रमण किया जाता है दोस्तों, वो दूसरा आक्रमण बताओ कौन सी ईस्वी में किया जाता है? 1301 ईस्वी में। अब आक्रमण में क्या क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन आक्रमण क्यों हुआ ये घटनाक्रम साथियों सभी को क्लियर होना चाहिए। आक्रमण क्यों हुआ? क्योंकि राजकर बंद कर दिया, एके की पत्नी के प्रेमी मोहम्मद शाह केमरू इल्चुक को शरण दे रखी है। इन मोहम्मद शाह केमरू इल्चुक को अपन मंगरोल विद्रोही भी कह सकते हैं। मंगरोल विद्रोही क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगरोल गुजरात नामक स्थान पर लूटपाट के लिए सेना भेजी थी। वहां लूटपाट से एकत्रित धन में बंटवारे को लेकर के विवाद होता है। उसी विवाद के तहत लूटा हुआ धन लेकर मोहम्मद शाह और केमरू हमीर की शरण में आ जाते हैं। हमीर शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करते हुए इस मोहम्मद शाह और केमरू को अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से मना कर देता है। और हमीर देव चौहान ने इस अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन को 2 बार पराजित किया था। अलाउद्दीन उसी पराजय का बदला भी लेना चाहता है। उपरोक्त सभी कारणों के कारण मित्रों अलाउद्दीन खिलजी जो है हमीर देव चौहान के ऊपर एक तो 1299 ईस्वी में और दूसरा बताओ कौन सी ईस्वी में आक्रमण करता है? 1301 ईस्वी में आक्रमण करता है। अब इन आक्रमणों में क्या क्या होता है वो भी देखेंगे, लेकिन एक बार सीधा लिख लेते हैं। सीधा क्या लिखना है? हमीर देव चौहान के समकालीन, हमीर देव चौहान के समकालीन, हमीर देव चौहान के समकालीन 1296 ईस्वी में दिल्ली का शासक एके बना। एके का अर्थ है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, हमीर व एके का संबंध, हमीर व एके का संबंध। पहला बिंदु, हमीर देव चौहान ने राज कर देना बंद किया। हमीर ने राज कर देना बंद किया। नेक्स्ट, नंबर 2 का कारण, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी एके अपने चाचा जेके की पराजय का बदला, जेके की पराजय का बदला हमीर से लेना चाहता, हमीर से लेना चाहता। नंबर 3, हमीर हट। हमीर हट बताओ किसने लिखा था? चंद्रशेखर। हमीर हट के अनुसार
मंगरोल विद्रोही, मंगरोल विद्रोही मोहम्मद शाह कैमरू वे इल्चुक को हमीर ने शरण दी, हमीर ने शरण दी एवं एक एक को लौटाने से इनकार किया, एक एक को लौटाने से इनकार किया। एक ने कहा था कि हमीर इनको वापस लौटा दे ताकि मैं मेरा बदला ले सकूं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को नहीं लौटाएगा क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करना राजपूतों का प्रमुख सिद्धांत था। अगला बिंदु, हमीर रायण के अनुसार, हमीर रायण बताओ किसने लिखी थी? बाउंड व्यास। एवं अन्य इतिहासकारों के अनुसार, एवं अन्य इतिहासकारों के अनुसार एक एक की पत्नी, एक एक की पत्नी चिमना अथवा मराठा बेगम के प्रेमी मोहम्मद शाह वे कैमरू को हमीर ने शरण दी। नेक्स्ट, उपरोक्त सभी कारणों के कारण उपरोक्त सभी कारणों के कारण एके ने हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया, हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया। एक बार यहां तक छापे, फिर चलते हैं आगे। हाँ, यहां तक सभी दोस्तों ने छाप लिया। तो देखिएगा दोस्तों, इन सभी कारणों के कारण हमीर देव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी बताओ क्या करता है? आक्रमण करता है। दोस्तों देखिएगा, यहां इन सभी कारणों के कारण आक्रमण करता है, और आक्रमण कब होता है देखते हैं। इधर हमीर देव चौहान और हमीर देव चौहान का शासनकाल देखना 1282 से 1301। मित्रों, इधर हमीर देव चौहान और इधर दिल्ली में बताओ कौन बैठा है? अलाउद्दीन खिलजी, यानी दिल्ली का शासक एके। मित्रों, एके जो है इसका शासनकाल है 1296 से 1316 तक। अब देखना दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, और पहला आक्रमण बताओ दोस्तों कब करता है? पहला आक्रमण यह करता है दोस्तों 1299 ईस्वी में। ध्यान रखना, पहला आक्रमण हुआ था 1299 ईस्वी में। बताओ पहला आक्रमण कब हुआ था? 1299 ईस्वी में।
और जब 1299 ईस्वी का आक्रमण होता है तो दोस्तों ध्यान रखना 1299 ईस्वी के आक्रमण के समय सेना नायक कौन कौन थे। सबसे पहले पिछले सेकेंड ग्रेड में यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, एके का 1299 का आक्रमण, एके का 1299 ईस्वी का आक्रमण। मित्रों 1299 ईस्वी का जो आक्रमण है, यह आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के दो प्रमुख सेना नायक थे। एक सेना नायक का नाम था मित्रों उल्गू खां, बताओ एक सेना नायक का नाम कौन सा खां था? उल्गू खां। और एक सेना नायक का नाम था दोस्तों नुसरत खां, बताओ एक सेना नायक का नाम कौन सा खां था? नुसरत खां। मित्रों इधर अपने हमीरदेव चौहान के भी दो सेना नायक, एक का नाम था भीम सिंह और दूसरे का नाम था धर्म सिंह। जब 1299 का आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने, इस समय अपने हमीरदेव चौहान का एक सेनापति था भीम सिंह और दूसरे सेनापति का नाम बताओ कौन सा सिंह था? धर्म सिंह। दोनों के दो दो सेनापति इस युद्ध में 1299 के आक्रमण में दोस्तों ना तो अलाउद्दीन खिलजी खुद उपस्थित था और ना ही हमीरदेव चौहान खुद उपस्थित था। केवल और केवल इन दोनों के सेनापति लड़े थे। हमीर की तरफ से लड़ने वाले सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से लड़ने वाले जो सेनापति थे उनका नाम उल्गू खां व नुसरत खां था दोस्तों। अब देखना हमीरदेव चौहान जो है इसके नेतृत्व में उल्गू खां और नुसरत खां आ रहे हैं लड़ने के लिए। मित्रों ये उल्गू खां और नुसरत खां आते हैं 1299 ईस्वी में और इधर अपने लड़ने के लिए बताओ कौन तैयार है? भीम सिंह और धर्म सिंह। मित्रों दोनों पक्षों में जाइन दुर्ग से थोड़ा सा आगे निकलते ही रणथंबोर की घाटियों में मित्रों युद्ध होता है। इस कारण इस रणथंबोर के युद्ध को घाटियों का युद्ध भी कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना। रणथंबोर की घाटियों में युद्ध होता है दोस्तों, और उस युद्ध के दौरान दोस्तों ध्यान रखना धर्म सिंह जो है अपने इधर जो है अपने हमीरदेव से चौहान जो है इस हमीरदेव चौहान का एक सेनापति भीम सिंह जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। मित्रों भीम सिंह जो है वो वीर गति को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है 1299 के आक्रमण के समय। मित्रों जब भीम सिंह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है तो उल्गू खां और नुसरत खां दोनों दोस्तों सैनिक आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के दोस्तों ये रणथंबोर दुर्ग का चारों तरफ से घेराव कर लेते हैं। और मित्रों जब चारों तरफ से घेराव कर लेते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो रणथंबोर दुर्ग है, इस रणथंबोर दुर्ग में एक उपकरण लगा हुआ है अरादा। एक उपकरण लगा हुआ दोस्तों इस रणथंबोर दुर्ग में, उस उपकरण का नाम है अरादा। और दोस्तों यहां पर एक उपकरण और लगा हुआ है, इस उपकरण का नाम है मगरनी। देखना ये रणथंबोर दुर्ग तक पहुंच जाते हैं। एक सेनापति पहले मारा जा चुका है, कौन सा सिंह बताओ? भीम सिंह। हालांकि इधर से भी एक मारा जाएगा लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। दोस्तों ये सैनिक जो है आगे की तरफ आ जाते हैं और इस समय दोस्तों जो ये अपना रणथंबोर दुर्ग है इसमें दो उपकरण लगे हुए हैं। एक उपकरण का नाम है अरादा और मगरनी। मित्रों है क्या ये अरादा और मगरनी? ध्यान से समझना। ये अरादा जो है ये इस प्रकार का उपकरण, इस अरादा के आगे दोस्तों इस प्रकार की एक ट्रॉली सी बनी हुई है, ट्रॉली सी, और यहां पर मित्रों इसका एक हैंडल लगा हुआ है। ये उपकरण क्या करेगा दोस्तों? ये जो ट्रॉली है इस ट्रॉली में दोस्तों पत्थर 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 यानी पत्थर ही पत्थर भर दिए जाते हैं। पत्थर यानी जो स्टोन, पत्थर जो होते हैं, स्टोन राजस्थानी भाषा में बाटा कहते हैं। राजस्थानी भाषा में बताओ क्या कहते हैं? बाटा कहते हैं। मित्रों इस उपकरण का काम क्या होता है? इस उपकरण में जो हैंडल लगा हुआ है इस हैंडल को यूं घुमाएंगे। आपने जनरेटर कभी स्टार्ट किया होगा और जनरेटर स्टार्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि हैंडल को यूं घुमाना पड़ता है और घुमाते घुमाते अचानक उस हैंडल को यूं बाहर निकाल के बाहर खींच लेते हैं। उसी प्रकार मित्रों इस अरादा को यूं जोर से घुमाते 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 अचानक हैंडल खींचेंगे तो ये अरादा जोर से ऊपर की तरफ उठेगा और जब जोर से ऊपर की तरफ उठेगा मित्रों तो इस अरादा उपकरण के अंदर पत्थर डाले हुए हैं। ये पत्थर जोर से ऊपर की तरफ जाएंगे और मित्रों जोर से झटका लगने के कारण ये पत्थर जो है दोस्तों दुर्ग की दीवारों के ऊपर से बाहर की तरफ जाकर गिरेंगे। इस प्रकार का अपन कह सकते हैं कि रणथंबोर दुर्ग का ऐसा उपकरण जो रणथंबोर दुर्ग के अंदर से
दुर्ग के बाहर दुश्मन की सेना पर पत्थर फेंकने के लिए काम में लिया जाता, उस उपकरण को अपन अरादा कहते। मित्रों, वैसा ही एक उपकरण है मगरनी, सेम टू सेम अरादा की तरह है, लेकिन यह पत्थर नहीं फेंकता, यह ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का उपकरण है। मित्रों, इसी के आगे भी टोली लगी हुई है इस प्रकार की, और यहां पर हैंडल लगा हुआ है। इस पर मित्रों कोई पुराने कपड़े वपड़े जला करके उस पर केरोसिन डाल करके इन कपड़ों को इस मगरनी उपकरण पर लगा करके यूं हैंडल घुमाते घुमाते, जैसे ही हैंडल को खींचेंगे ये मगरनी उपकरण जोर से ऊपर की तरफ उठेगा और जो जलते हुए कपड़े थे वो दुर्ग की दीवारों के ऊपर से जाते हुए बाहर दुश्मन की सेना पर जाकर के गिरेंगे। अब बताओ दोस्तों, इस दुर्ग के चारों तरफ यूं दुश्मन के सैनिकों ने घेराबंदी कर रखी है, मान लीजिए इस प्रकार माना कि चारों तरफ सैनिक खड़े हैं। अब बताओ दोस्तों, इस अरादा को चलाया तो बाहर जाकर के पत्थर गिरे, यानी यूं पत्थर जाकर गिरे तो ये सैनिक बताओ रणथंबोर दुर्ग की दीवारों के पास आएंगे क्या? नहीं आएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, और जब नहीं आएंगे तो अब ये बाहर से लगातार पत्थरों की बारिश होगी, इधर से मगरनी उपकरण से जलते हुए पदार्थ बाहर फेंकेंगे तो ये दुश्मन के सैनिक इन पत्थरों और जलते हुए कपड़ों की बारिश के कारण इस रणथंबोर दुर्ग के पास नहीं पहुंच पाते और रणथंबोर दुर्ग की दीवारों को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाते। इस प्रकार के दो उपकरण बताओ कौन से दुर्ग में लगे हैं? रणथंबोर दुर्ग में। दोस्तों, इधर से लड़ता हुआ भीम सिंह मारा जाता है, इधर से उल्गू खां और नुसरत खां आता है। दोस्तों, ये नुसरत खां रणथंबोर दुर्ग की दीवारों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनको मोहम्मद शाह और केमरू को पकड़ना है। दोस्तों, उसी समय इस रणथंबोर दुर्ग से इस अरादा उपकरण को चलाया जाता है, और अरादा उपकरण को जैसे ही चलाया जाता है पत्थर जो है जोर से दुर्ग के बाहर आकर गिरते हैं। और मित्रों, एक पत्थर जो है इस नुसरत खां की दिमाग यानी नुसरत खां के ऊपर आकर के गिरता है, और नुसरत खां का खोपड़ा डिवाइडेड इन 2 पार्ट है, यानी नुसरत खां का दिमाग जो है पत्थर गिरने के कारण बिखर जाता है और नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। यानी अपन यह भी कह सकते हैं कि नुसरत खां मारा गया, और दोस्तों इस युद्ध का अंत में निर्णायक समापन हुआ। यानी 1299 का जो युद्ध था मित्रों, इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलता है। यह युद्ध कैसे समाप्त होता है? निर्णायक समाप्त होता है। केवल दोनों के एक एक सेनापति मारे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आए थे उल्गू नुसरत खां, जिनमें से नुसरत खां मारा गया। इधर से सेनापति आए भीम सिंह और धर्म सिंह, जिसमें से वीर गति को प्राप्त कौन सा सिंह हो जाता है? भीम सिंह। और यह युद्ध जो है इसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना विजित नहीं हो पाती, अर्थात अनिर्णायक युद्ध की 1299 में समापन हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना दोस्तों वापस दिल्ली लौट जाती है। यानी मोहम्मद शाह और केमरू का इस बार कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। दोस्तों, यह प्रश्न पिछले सेकेंड ग्रेड के पेपर में पूछा जा चुका है कि 1299 के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? तो नुसरत खां मारा गया। और हमीर देव चौहान का कौन सा सेनापति मारा गया? भीम सिंह मारा गया। दोनों तरफ से एक एक सेनापति। नुसरत खां की मृत्यु कैसे हुई? अरादा उपकरण से बाहर पत्थर फेंके गए और एक पत्थर इसके सिर पर आकर के गिरता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि मगरनी उपकरण क्या फेंकने के लिए काम में आता था? मगरनी उपकरण दोस्तों ज्वलनशील पदार्थ को बाहर फेंकने के लिए आता था। इस प्रकार का यह 1299 का आक्रमण था, जिसमें ना तो अलाउद्दीन खिलजी शामिल था, ना हमीर देव चौहान। दोनों के सेनापति, एक एक सेनापति मारे गए। और युद्ध का निर्णय बताओ क्या रहा था? निर्णायक। बताओ, यहां तक की कहानी बिल्कुल सबको क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। युद्ध का परिणाम क्या है? निर्णायक। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं एक का 1299 का आक्रमण, एक का रणथंबोर पर, एक का रणथंबोर पर 1299 ईस्वी का आक्रमण, एक का रणथंबोर पर 1299 ईस्वी का आक्रमण। दोस्तों पहला बिंदु, ये आक्रमण एक अनिर्णायक युद्ध रहा।
एक अनिर्णायक आक्रमण रहा। नेक्स्ट, नंबर 2, इस आक्रमण के समय हमीर देव चौहान के सेनापति धर्म सिंह व भीम सिंह थे। धर्म सिंह व भीम सिंह थे। भीम सिंह वीर गति को प्राप्त। भीम सिंह वीर गति को प्राप्त, यानी इस आक्रमण के समय वीर गति को प्राप्त कौन हो जाते हैं? भीम सिंह। मित्रों, जब भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ तो हमीरदेव धर्म सिंह से बड़ा नाराज होता और धर्म सिंह को मंत्री पद से, सेनापति पद से हटाकर उसके भाई भोजराज को या भोज को नया सेनापति बनाता है। वो लिखेंगे लास्ट में, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, अभी चलो लिख ही लेते हैं। हमीरदेव चौहान नाराज होकर धर्म सिंह को पद से हटाता, धर्म सिंह को पद से हटाता एवं भोज को नियुक्त करता, एवं भोज जो इसका भाई था, इस भोज को नियुक्त करता। दोस्तों ध्यान रखना, हमीरदेव चौहान ने इसको हटा दिया। अगला बिंदु, यानी हमीर ने भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार धर्म सिंह को ठहराया। अगला बिंदु, इस आक्रमण के समय एके के सेनापति उल्गू खां व नुसरत खां थे। उल्गू खां वे नुसरत खां थे। आराधा उपकरण से फेंके गए पत्थर के कारण नुसरत खां की मृत्यु। नुसरत खां की मृत्यु पिछले मित्रों सेकेंड ग्रेड के पेपर में हो चुकी है, ध्यान रखना। अगला बिंदु, इस युद्ध में हमीरदेव चौहान एवं एके दोनों उपस्थित नहीं हुए। यहां तक छापो, उसके बाद चलते हैं आगे। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया दोस्तों, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह था अपना 1299 का जो रणथंबोर का युद्ध या रणथंबोर का जो आक्रमण है,
इस आक्रमण का परिणाम दोस्तों क्या रहा था? असफल रहा था। तो दोस्तों यहां पर पहले दो लाइनें और भी लिख लेना। अरादा, अगर आपसे पूछ ले अरादा क्या है, तो दोस्तों अरादा आप क्या बताओगे कि रणथंबोर दुर्ग में लगा एक उपकरण है जो दुश्मन की सेना पर पत्थर फेंकने के लिए काम में आता। तो लिख सकते हैं यहां पर दोस्तों, रणथंबोर दुर्ग में लगा उपकरण, रणथंबोर दुर्ग में लगा उपकरण, रणथंबोर दुर्ग में लगा उपकरण जो दुर्ग के बाहर, जो दुर्ग के बाहर दुश्मन के सैनिकों पर, जो दुर्ग के बाहर दुश्मन के सैनिकों पर, दुश्मन के सैनिकों पर पत्थर फेंकने हेतु प्रयुक्त होता, पत्थर फेंकने हेतु प्रयुक्त। नेक्स्ट दोस्तों एक है मगरनी। मगरनी में क्या लिखना है? रणथंबोर दुर्ग में स्थित उपकरण, रणथंबोर दुर्ग में स्थित उपकरण जो दुश्मन की सेना पर, जो दुश्मन की सेना पर, जो दुश्मन की सेना पर ज्वलनशील, मित्रों आरएस मेंस में से प्रश्न बन सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने हेतु, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने हेतु प्रयुक्त, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने हेतु प्रयुक्त। ऐसा जो उपकरण होता है दोस्तों उसको कहते हैं मगरनी और पत्थर फेंकने वाला अरादा। यहां तक सभी ने उतार लिया दोस्तों। तो 1299 का आक्रमण तो दोस्तों क्या रहा था? असफल आक्रमण रहा। और 1299 का आक्रमण जब असफल रहा दोस्तों, तो 1299 के बाद में क्या अलाउद्दीन खिलजी पीछा छोड़ देगा? नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उससे तो मोहम्मद शाह और कैमरू चाहिए, उससे तो मोहम्मद शाह और कैमरू चाहिए। और मोहम्मद शाह और कैमरू को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों रणथंबोर दुर्ग पर दोबारा से आक्रमण करता है। देखना दोबारा से आक्रमण कैसे करता है, दोबारा कब करता है दोस्तों, अपने को हेडिंग लगानी है एके का 1301 का आक्रमण। एके का 1301 ईस्वी का, एके का 1301 ईस्वी का आक्रमण। दोस्तों अब अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में आक्रमण कर रहा है। और जब 1301 ईस्वी में आक्रमण कर रहा है तो ध्यान से समझना आक्रमण में क्या क्या होता है। मित्रों इधर है अपना हमीर देव चौहान, और हमीर देव चौहान का जो शासनकाल 1282 से 1301। मित्रों इस आक्रमण के समय हमीर देव चौहान के दो सेनापति, एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था दोस्तों रत्तीपाल। एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम बताओ क्या था? रत्तीपाल। और ये रणमल, रत्तीपाल, हमीर, ये सारे के सारे बताओ कौन से दुर्ग में बैठे हैं? रणथंबोर। मित्रों जब 1299 का आक्रमण हुआ था
उस समय सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह थे, और अब जो सेनापति है उसका नाम बताओ क्या है? उसका नाम है रणमल और रतिपाल। रणमल रतिपाल, इधर से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ये एक के जो है दोस्तों, ये एक के 1301 में आक्रमण करता है, और एक के जब 1301 ईस्वी में आक्रमण करता है तो इसके दो सेनापति मित्रों, एक का नाम था उल्गू खां, और दूसरा जो सेनापति था उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। बताओ, एक तो उल्गू खां और दूसरा बताओ कौन सा गुर्ग था? कमालुद्दीन गुर्ग। 1301 ईस्वी का जब आक्रमण होता है तो इस आक्रमण के समय दोस्तों जो सेनापति था, एक का नाम उल्गू खां और दूसरे का नाम कमालुद्दीन। मित्रों, 1301 ईस्वी में ये उल्गू खां और कमालुद्दीन गुर्ग सेना लेके रवाना होते हैं और रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। 1301 ईस्वी में क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं दोस्तों। और जो 1301 ईस्वी का आक्रमण है, इस समय जब सेना लेकर आए हैं तो दोस्तों जो रणथंबोर का किला है, वो रणथंबोर का किला बताओ किस श्रेणी का है? गिरी प्लस एरन श्रेणी का, साथ के साथ वन श्रेणी भी है। मित्रों, राजस्थान में जितने भी किले गिरी प्लस एरन श्रेणी के होंगे, उन दुर्गों की खास बात क्या होगी? बताओ, उन दुर्गों की खास बात क्या होगी? कि अगर इन दुर्गों का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाए दोस्तों, तो उस दुर्ग के अंदर कोई भी दुश्मन की सेना बाहर से प्रवेश नहीं कर पाती। और मित्रों, अब जैसे ही 1301 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग और उल्गू खां की सेना इस रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने आई, हमीरदेव चौहान जो है, इस हमीरदेव चौहान ने मित्रों अपने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध अपनी इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। मित्रों, दुर्ग के अंदर कौन कौन बैठे हैं? हमीर बेटा है, रणमल बेटा है, रतिपाल बेटा है। इसके अलावा ये पूरी की पूरी घटनाक्रम किसको लेके हो रहा है? एक तो मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के अलावा दोस्तों बताओ कौन बेटा है? कैमरू बेटा है। मोहम्मद शाह, कैमरू सभी इस दुर्ग के अंदर बैठे हैं दोस्तों। और अब जब दुर्ग का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। मित्रों, 3-3.5 महीने बीत गए, लगातार वो दुर्ग के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी खुद भी उपस्थित है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? गिरी प्लस एरन श्रेणी का दुर्ग, दीवारें तोड़ना चाहे तो अंदर अरादा और मगरनी उपकरण है, उनसे बार बार पत्थरों की क्या की जा रही है? बारिश की जा रही है। यानी 3.5 महीने हो गए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को यहां पर कोई सफलता हाथ लगती ही नहीं है। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को यहां पर कोई सफलता हाथ लगती नहीं है तो मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी कूटनीति अपनाता है। अलाउद्दीन को पता लग गया कि इतनी ही हम साथ में रसद सामग्री लेकर के आए हैं, अगर महीना 2 महीना और यहां पर रुकेंगे तो सेना की रसद सामग्री भी पूरी हो जाएगी, अपने को दोबारा दिल्ली लौटना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी कूटनीति अपनाता है। कूटनीति क्या है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने हमीर देव के पास एक प्रस्ताव भेजा, और वह प्रस्ताव था मित्रों संधि का प्रस्ताव। मित्रों, संधि का प्रस्ताव था। अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा कि हमीर देव चौहान अब युद्ध नहीं करेंगे, हम भी वापस दिल्ली को लौटने वाले हैं, आजा संधि कर ले, नहीं तो हम तेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। ऐसी बात बताओ अलाउद्दीन खिलजी किसके सामने रखता है? हमीर के सामने। मित्रों, हमीर देव चौहान उस संधि वार्ता के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन संधि वार्ता में खुद उपस्थित नहीं होकर के संधि वार्ता करने के लिए दोस्तों अपना प्रतिनिधि जो है वो रणमल और रतिपाल को बना करके भेज देता है। अपना प्रतिनिधि रणमल और रतिपाल को बना करके भेज दिया दोस्तों। यानी हमीर देव चौहान की तरफ से संधि पर बात कौन करेंगे? रणमल और रतिपाल। मित्रों, ये रणमल और रतिपाल जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के सामने उपस्थित होते हैं, दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और संधि के लिए बातचीत करते हैं दोस्तों। संधि के दौरान ही ये
कमालुद्दीन गुर्ग जो है ये रणमल और रत्तीपाल को लालच देता है। रणमल और रत्तीपाल को क्या लालच दिया जाता है? कमालुद्दीन कहता है, देख रणमल, देख रत्तीपाल, अगर तूने हमें इस दुर्ग में कैसे भी करके प्रवेश करवा दिया तो हम मोहम्मद शाह की हत्या करेंगे, केमरू की हत्या करेंगे, हमीरदेव चौहान की हत्या करेंगे और इस रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करके यहां का राजा तुम दोनों को बना देंगे। यानी रणमल और रत्तीपाल को राजा बनने का ख्वाब दिया जाता है कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा कि आप तो हमें केवल इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दो। मित्रों, राजा कौन नहीं बनना चाहता? राजा का ख्वाब संजोए बेटे रणमल और रत्तीपाल जो है इस कमालुद्दीन गुर्ग के लालच में आ जाते हैं। और जैसे ही कमालुद्दीन गुर्ग के लालच में आते हैं, कमालुद्दीन गुर्ग को कहते हैं कि ठीक है, हम आपको इस दुर्ग में प्रवेश करवाएंगे, लेकिन बदले में आप हमें राजा बनाओगे। कमालुद्दीन कहता डन। कमालुद्दीन क्या कहता है? डन है, आप हमारा काम कीजिए। मित्रों, रणमल और रत्तीपाल रात्रिकालीन समय में इस दुर्ग के जो भी पेयजल स्रोत थे, जैसे कि रानीहाड़ा तालाब था, पद्मला तालाब था, देवलदे तालाब था, या इस रणथंबोर दुर्ग के जो अन्न भंडार थे, जैसे जोरा भोरा मेल इस रणथंबोर दुर्ग का अन्न भंडार कहलाता। मित्रों, इन अन्न भंडारों में और पेयजल स्रोतों में मित्रों गो रक्त मिला देते हैं और जो अन्न भंडार था उसमें गाय के मांस के टुकड़े फेंक देते हैं। गाय के मांस के बताओ क्या फेंक दिए जाते हैं? गाय के मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही देखा दोस्तों कि इस अन्न भंडार में तो गाय के मांस के टुकड़े हैं और पेयजल स्रोतों में गो रक्त का खून मिला है, ये देख करके राजपूत सैनिक हिंदू सैनिकों ने कहा कि अब खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? पिएंगे तो गो रक्त पीना पड़ेगा, खाएंगे तो गाय का मांस खाना पड़ेगा। और मित्रों, हिंदू जो सैनिक थे वो आपको पता है ना तो गो रक्त का सेवन करते ना ही गो मांस का सेवन करते। हमीरदेव चौहान ने कहा कि गो रक्त अथवा गो मांस खाने से तो बेहतर है युद्ध भूमि में लड़ते हुए शीश को कटा दे ताकि अपना धर्म भ्रष्ट ना हो सके। मित्रों, जब खाने और पीने के सामान में गो रक्त और गो मांस मिला दिया गया तो ये हमीरदेव चौहान और उसके राजपूत सैनिक जो थे उन्होंने मजबूरी में इस रणथंबोर दुर्ग का दरवाजा खोला। और जैसे ही दोस्तों रणथंबोर दुर्ग का दरवाजा खोला जाता है, रणथंबोर दुर्ग का दरवाजा खोलते ही बाहर एके की सेना बैठी है। एके की सेना और हमीरदेव चौहान की सेना के बीच में मित्रों भीषण युद्ध होता है 1301 ईस्वी में, जिसे अपन रणथंबोर का युद्ध कहते हैं। मित्रों, इस युद्ध में हमीरदेव चौहान के राजपूत सैनिकों की संख्या कम थी लेकिन बड़े जोश और जज्बे से लड़ रहे थे। लेकिन मित्रों, लड़ते लड़ते राजपूत सैनिक मौत के घाट उतरते जा रहे थे और अंत में जब हमीरदेव चौहान ने देखा कि चारों तरफ से गिर चुके हैं तो मित्रों इस दुर्ग के पास में एक 32 खंबे की छतरी बनी हुई है। उस 32 खंबे की छतरी के पास में हमीरदेव चौहान ने शिव मंदिर में अपना शीश काट करके भगवान शिव को अर्पित कर दिया और खुद लड़ते हुए वीर गति को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। मित्रों, जैसे ही हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त अर्थात अपना शीश भगवान शिव को समर्पित कर दिया अर्थात केसरिया हो गया। और जैसे ही मित्रों केसरिया होता है, इसकी रानी रंग देवी अथवा जो पद्मला थी, उस पद्मला ने जल कुंड था पास में ही जिसका नाम था पद्मला तालाब, उस जल कुंड में कूद करके मित्रों जोहर कर लिया। और जहां पर केसरिया और जोहर एक साथ हो जाए उसे अपन राजस्थान के इतिहास में क्या कहते हैं? साका कहते हैं। 11 जुलाई 1301 ईस्वी के दिन हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया, रंग देवी ने जोहर किया। यानी 11 जुलाई 1301 ईस्वी को राजस्थान के इतिहास का पहला साका रणथंबोर दुर्ग में हमीरदेव चौहान के आक्रमण के समय होता है। मित्रों, इधर हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गया, यानी रणथंबोर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाएगा।
मित्रों ये युद्ध हो किसको लेकर रहा है? मोहम्मद शाह और कैमरू। इनका क्या हुआ मित्रों? इस मोहम्मद शाह और कैमरू को अलाउद्दीन के सैनिकों ने जिंदा पकड़ दिया। अलाउद्दीन खिलजी हाथी पर बैठा था और हाथी पर बैठे बैठे इस मोहम्मद शाह और कैमरू के सामने जाता है और जाकर के कहता है कि मोहम्मद कैमरू, तुम मेरे बड़े विश्वसनीय सेना नायक थे, तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की? तो इसने कहा, मोहम्मद ने गद्दारी की नहीं, गद्दारी हो जाती है, गद्दारी हो जाती है। ऐसी बात मोहम्मद शाह किसको कहता है? एके को कहता है। मित्रों एके ने कहा, मोहम्मद अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं तो भविष्य में तेरा रुख मेरे प्रति कैसा रहेगा? मान ले तुझे मैं तेरी एक गलती के लिए माफ भी कर दूं, क्षमा भी कर दूं, तो आगामी भविष्य में तू मेरे साथ रहेगा तो तेरा मेरे प्रति रवैया कैसा रहेगा, तेरा मेरे प्रति रुख कैसा रहेगा? मोहम्मद शाह ने कहा कि ऐसी गलती एक के मत कर देना। अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं हमीर के किसी वंशज को रणथंबोर का शासक बनाऊंगा और तेरी पत्नी चिमना से तो अभी केवल और केवल इश्क किया है, प्रेम किया है, इस बार उसे उठा करके ब्याह कर लूंगा। ऐसी बात मोहम्मद शाह अलाउद्दीन को कहता है और ऐसा कहते ही मित्रों अलाउद्दीन खिलजी अपने हाथी के पांवों से मोहम्मद शाह और कैमरू को जिंदा कुचलवा देता है। यानी मोहम्मद शाह और कैमरू वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब मोहम्मद शाह और कैमरू जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो बच्चे कौन? रणमल और रत्तीपाल। क्योंकि रणमल और रत्तीपाल को दोस्तों बताओ क्या दिया जा चुका था? लालच दिया जा चुका था। रणमल और रत्तीपाल राजा बनने का ख्वाब देख रहे थे। अब इनके साथ क्या किया जाएगा? क्या इनको राजा बनाया जाएगा? नहीं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम तुम्हारे हम धर्म शासक के सगे नहीं हो सके, यानी तुम तुम्हारे स्वामी हिंदू शासक के हमीर देव चौहान के सगे नहीं हुए, तुम खुद हिंदू होकर तो मेरे प्रति सगे कैसे हो सकते? तुम्हें कोई दूसरा लालच देगा तो तुम मेरे साथ भी गद्दारी कर सकते हो। मित्रों ऐसा करते हुए रणमल और रत्तीपाल को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी रणमल भी मारा गया, रत्तीपाल भी मारा गया, मोहम्मद शाह भी मारा गया, कैमरू भी मारा गया, हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुआ, इतिहास का पहला साका भी हो गया। और इस रणथंबोर पर 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों इस रणथंबोर का जो प्रशासक है या रणथंबोर का कार्यभार बताओ किसको सौंप देता है? उल्गू खां को सौंप देता है। और जैसे ही हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त होता, यहां का प्रशासक उल्गू खां बनता है। रणथंबोर के चौहान वंश का भी क्या हो जाता है मित्रों? समापन हो जाता है। यानी रणथंबोर का अंतिम जो चौहान शासक है वो रणथंबोर का अंतिम चौहान शासक मित्रों बताओ किसको कहा जाता है? रणथंबोर का अंतिम चौहान शासक दोस्तों हमीर देव चौहान को कहा जाता है। यहां तक का घटनाक्रम बताओ सभी दोस्तों को क्लियर है कि नहीं है? यह था मित्रों अलाउद्दीन खिलजी का 1301 ईस्वी का आक्रमण। आशा करते हैं कि सभी को पूरा घटनाक्रम आसानी से समझ में आ गया होगा। देख लो आक्रमण में क्या है। सेनापति आए उल्गू खां कमालुद्दीन, इधर अपने धर्म सिंह, अपने हमीर के सेनापति रणमल रत्तीपाल। जब इनको कोई सफलता नहीं मिलती तो इनकी सफलता नहीं मिलने के कारण ये कमालुद्दीन गुर्ग जो है इनके साथ बताओ क्या अपनाता है? कूटनीति अपनाता है। और कूटनीति के तहत रणमल और रत्तीपाल को लालच दिया जाता है। रणमल और रत्तीपाल को लालच देने के कारण दोस्तों ये इस दुर्ग के खाद्य भंडार और पेयजल स्रोतों में गौ रक्त और अपने गौ मांस मिला देते हैं, जिसके कारण राजपूत सैनिकों ने अपने धर्म को भ्रष्ट करने के बजाय युद्ध भूमि में शीश कटवाना बेहतर समझा और रणथंबोर दुर्ग के दरवाजे खोलते हुए दोस्तों युद्ध भूमि में चले गए, जहां पर हमीर देव चौहान और अपने इसके सेनापति इत्यादि जो है वो सारे के सारे वीर गति को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं दोस्तों। और इस रणमल और रत्तीपाल को भी क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। मोहम्मद शाह कैमरू को भी मार दिया जाता है। और इस रणथंबोर दुर्ग पर एके का अधिकार हुआ। एके के अधिकार होने के साथ ही मित्रों रणथंबोर का चौहान वंश का इतिहास क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यह था दोस्तों अपना हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के समकालीन जलालुद्दीन खिलजी,
जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी। यह था अपने रणथंबोर का पूर्ण इतिहास। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। इनको लिख करके कल इस रणथंबोर के विधिवत इतिहास का समापन करके अगले राजवंश यानी जालोर के चौहानों की तरफ रुख करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम।